Hello everyone. So in this part of video lecture, we'll cover the different graph representation techniques. In my previous video, we have briefly gone through with the different kind of graphs or their properties in brief. And if I'll recall it again, so it's a hierarchical data structures. Basically, we use where the networking kind of concept is going to be used where the multiple interconnectivities are there. So on that places, if with that kind of problem we are going to solve, so there we can use the graph data structure. So today we'll see how the graph can be represented into the memory. क्योंकि बेसिकली जब हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे तो इस डेटा स्ट्रक्चर में हमें डेटा स्टोर करना है और अगर डेटा स्टोर करना है तो इसका रिप्रेजेंटेशन भी जानना जरूरी होगा कि आखिर जो डेटा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होगा उसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दो पार्ट में ही बांटा गया है। एक है एडजेंसी मैट्रिक्स और दूसरा है एडजेंसी लिस्ट, जिसको हम एडजेंसी लिंक लिस्ट भी कहते हैं। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लिटरेचर में हमें फाइंड आउट होगा कि जो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है वो एडजेंसी मैट्रिक्स एंड एडजेंसी लिस्ट में हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक एडवांस और उसका एडवांस फॉर्मेट है एडजेंसी एरे, इसकी बात भी करूंगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम जो देखेंगे कि तीन तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो एडजेंसी मैट्रिक्स, एडजेंसी लिस्ट और एडजेंसी एरे। एडजेंसी की कीवर्ड से आप वाकिफ होंगे क्योंकि इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि एडजेसेंट नोड कौन से नोड कहलाते हैं। ऐसे नोड जो आपस में एक किसी पर्टिकुलर लिंक के थ्रू कनेक्टेड हों, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 और 3 एक लिंक के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो इनको हम एडजेसेंट नोड कहेंगे। तो जब हम एडजेसेंट नोड को रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स के थ्रू तो उसको हम एडजेंसी मैट्रिक्स कहेंगे। जब एडजेसेंट नोड को हम लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट का यूज करके रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो एडजेंसी लिस्ट कहते हैं। और जब वही सेम एडजेसेंट नोड का रिप्रेजेंटेशन एरे का यूज करके किया जाता है तो हम उसको एडजेसेंट एरे कहते हैं। तो बेसिकली ये तीन टाइप की जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एक ग्राफ यूज करेंगे। आप ग्राफ कनेक्टेड या सॉरी कनेक्टेड कह रहा हूँ, आप डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड कोई भी ग्राफ यूज कर सकते हैं। दोनों ही तरीके के एग्जांपल लेकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, दैट इज द एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। यानी किन्हीं दो नोड का जो आपस में एडजेसेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मैट्रिक्स का यूज करेंगे। मैट्रिक्स आप वाकिफ होंगे कि एक 2 डायमेंशनल अरे होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। तो अगर हम 2 डायमेंशनल अरे का यूज करेंगे एडजेसेंट नोड को किसी भी ग्राफ के एडजेसेंट नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए तो उसको हम एडजेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, एन यहाँ पे हमारा क्या है, नंबर ऑफ रोज और एन है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो चूंकि हमारे किसी ग्राफ में जितने भी नोड्स होते हैं, जैसा कि हम इस ग्राफ में देख सकते हैं कि टोटल हमारे पास में 4 नोड है, वही 4 नोड आपके रोज में भी होंगे और वही 4 नोड आपके कॉलम में भी होंगे। अब रोज और कॉलम का क्या रिलेशनशिप है इसको हम आगे देखेंगे। पहले आगे डेफिनेशन स्टडी करते हैं कि एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ बाइनरी वैल्यूज। सो प्लीज फोकस्ड हियर, बाइनरी वैल्यू की बात हो रही है। तो वी हैव बेसिकली टू टाइप ऑफ वैल्यूज इन बाइनरी, दैट इज 1 और 0। 0 मीन्स नो, 1 मीन्स यस। सो सिमिलरली यहाँ पे अगर कनेक्शन है तो हम उस कनेक्शन को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और कनेक्शन अगर नहीं है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। गॉट इट? तो एन क्रॉस एन मैट्रिक्स ऑफ बाइनरी वैल्यूज इन विच लोकेशन आई कॉमा जे, ये नोटेशन आपको मैंने पहले ही बता रखा है अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, जहां पे हम इस ब्रैकेट के अंदर आई कॉमा जे जैसा लिखा है तो आई हमारा हो जाता है सोर्स और जे हो जाता है डेस्टिनेशन। यानी किन्हीं दो नोड की बात की जा रही है। एक नोड से दूसरे नोड पे जाने के लिए हम यहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हैं कि वेदर लोकेशन इज प्रेजेंट और नॉट। सो लोकेशन आई कॉमा जे, तो आई से जे जाने के लिए यानी आईथ नोड से जेथ नोड पे जाने के लिए वैल्यू 1 होगी। कब होगी 1? इफ आई जे इज अ एलिमेंट ऑफ ई। ई क्या था हमारा, अगर आप पिछले वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल करें तो कैपिटल ई इज अ सेट ऑफ ऑल द एजेस एंड कैपिटल बी इज सेट ऑफ ऑल द वर्टाइसेस।
अगर हमारे पास में i कॉमा j यानी सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच की जो लिंक है, लेट्स सपोज दैट i इज 1 एंड j इज 3, अगर इन दोनों के बीच की जो एज है, ये एज, ये हमारे इस सेट का पार्ट है तो डेफिनेटली पार्ट होगी, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ पे अगर हम देखें इस ग्राफ को उठाएं तो कौन कौन सी एजेस हैं, 1 टू 2, 1 टू 3, 1 टू 4, 2 टू 4, समथिंग लाइक दैट, ओके, 3 to 4, ऑल दीज एजेस भी है, 1 to 4 तो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया। तो इन सारी सेट में से एज वैल्यूज में से एजेस में से कोई अगर एक एज ये है तो वैल्यू यहाँ 1 होगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हमारे दिए गए ग्राफ में किन्हीं दो नोड के बीच में कोई लिंक एग्जिस्ट करती है तो वैल्यू 1 होगी। नोट दैट फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ द मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक एंड जीरो अलोंग द डायगोनल। हमें ये देखना है कि एक तो पहली चीज तो आप देख रहे हो यहाँ डायगोनल में सारी की सारी वैल्यूज क्या हैं, 0 है। अगर इस वाले पे आप देखोगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा पॉइंटर ले लेता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डायगोनल वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज हमारी यहाँ 0 हैं। दूसरी चीज ये सिमेट्रिक वैल्यूज हैं। सिमेट्रिक वैल्यूज मतलब आपको लगभग लगभग एक जैसा पैटर्न मिलेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हो, यही सेम पैटर्न आपका यू नो यहाँ बॉटम में भी है। तो ऑलमोस्ट जो वैल्यूज हैं वो सिमेट्रिक हैं। दूसरी चीज डायगोनल की सारी वैल्यूज 0 हैं। फॉर डायरेक्टेड ग्राफ दी वन कैन बी आर्बिट्री पोजीशन। अगर यही डायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये जो वंस हैं ये डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस में होते, जरूरी नहीं था कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती ही। हालांकि इसको भी हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। अभी हम डेफिनेशन पे फोकस्ड होते हैं। तो डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि अगर किसी दिए गए ग्राफ में दो नोड के बीच में कनेक्शन है तो हम उसे 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर किन्हीं दो नोड के बीच में कनेक्शन नहीं है, जैसा कि 1 से 2 के बीच में कनेक्शन नहीं है, तो हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, पहले मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, फिर और अच्छे से समझते हैं। ठीक, फाइन। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि भाई जितनी डायगोनल वैल्यूज हैं वो 0 होंगी और जो हमारी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होगी। अब अगर यही डायरेक्टेड ग्राफ होता तो ये वंस हमारे डिफरेंट आर्बिट्री पोजीशन पे होते। इसको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हम इसको इस तरीके से डायरेक्शन कर देते, लेट सपोज दैट ये डायरेक्टेड ग्राफ होता, तो अभी हमारे पास में 1 से 3 और 3 से 1 वैल्यूज होंगी। देखिए आप, अगर इसमें इसको मानता हूँ मैं 1, this is second number graph, this is third number node, sorry, this is fourth number node. Similarly, this is first number node, this is second number node, this is third number node, and this is fourth number node. Now you please check. अगर अभी इसको डायरेक्शन को अभी अपन नहीं मान के चलते हैं, ये अनडायरेक्टेड है, तो 1 से 3 आप वैल्यू देख रहे हो कि 1 से 3 इज वैल्यू 1, ओके, एंड सिमिलरली 3 to 1 भी आपकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि इट इज बाई डायरेक्शनल। either you can go forward and you can come back also, got it, because there is no direction. But if suppose that direction is specified, so only you can go through from 1 to 3, you cannot come back from 3 to 1. So 1 to 3 maybe definitely you will get 1, but 3 to 1 you will not get 1 over here. So the answer is कि डायरेक्टेड ग्राफ में 1 किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे हो सकता है, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ये है इसकी मीनिंग। The main problem with the adjacency matrix is their space demand of O of n square. अब देखिए, अब मेन प्रॉब्लम क्या है, उस मेन प्रॉब्लम को मैं आपके साथ में डिस्कशन करना चाहूंगा कि यहाँ जो स्पेस है वो n स्क्वायर है। अब n स्क्वायर क्यों है ये भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, मैट्रिक्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो n स्क्वायर होती है, यानी टोटल कितने एलिमेंट होते हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, जितना n क्रॉस n है। जैसे 1 2 3 4, 4 आपका n है, तो 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी n नंबर ऑफ एलिमेंट में टोटल n स्क्वायर एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। गॉट इट। तो n स्क्वायर एलिमेंट होने की वजह से इसकी जो स्पेस होगा, हर एक सिंगल एलिमेंट को अगर होल्ड करने में यूनिट अमाउंट ऑफ स्पेस लग रहा है, तो टोटल n स्क्वायर एलिमेंट के लिए n स्क्वायर स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, n स्क्वायर स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी, ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है अभी। इशू ये है कि ग्राफ आर ऑफन स्पार्स विद इन फार फ्यूअर एजेस फ्रॉम एजेस देन। अब
आपने देखा जाए तो मैक्सिमम इसमें एज कितनी है, 6 है, लेकिन आपको स्पेस कितनी जरूरत पड़ी, 16 की। कायदे से देखा जाए तो जब ये एडजेंसी मैट्रिक्स ग्राफ है और इसका काम है एडजेसेंट नोड के उनकी डिटेल को होल्ड करना कि कौन कौन से नोड एडजेसेंट हैं, आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच में कौन कितनी एजेस हैं, तो आपने यहाँ देखा कि थी तो हमारे पास में ओनली 1 2 3 4 4 एजेस, ओनली हमारे पास 4 एजेस हैं, लेकिन यहाँ पे हमने स्टोर करने के लिए स्पेस कितनी जरूरत पड़ेगी, हमको 16 यूनिट स्पेस की आवश्यकता पड़ेगी। इस 16 यूनिट स्पेस में भी अगर आप देखो तो मैं अगर इतना पोर्शन कवर कर लूं तो केवल आप यूटिलाइज कितना कर रहे हो, केवल इतना स्पेस यूटिलाइज कर रहे हो, बाकी तो देखा जाए तो बाकी मैक्सिमम वैल्यू जीरोस हैं। इसके अलावा एक और इशू है कि ये जो बॉटम वैल्यूज हैं, यहाँ जो अपन देख रहे हैं, ये जो बॉटम वैल्यूज हैं, ये बॉटम वैल्यू तो ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल है तो डेफिनेटली 1 to 3 पाथ इज देयर, तो 3 to 1 पाथ तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करना ही करना है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आपने कितना स्पेस एक तरह से यहाँ पे 12 यूनिट स्पेस हमारा वेस्ट जा रहा है। तो यही एक इश्यू था एडजेंसी मैट्रिक्स के साथ में कि काफी कुछ स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाता है। इसको और ब्रीफली आगे समझते हैं। So let's have the one more example, little bit complicated example, and try to understand how we can create the adjacency matrix. तो पहले तो हमारे पास में ये ग्राफ हैं, दो डिस्कनेक्टेड ग्राफ हैं। डिस्कनेक्टेड ग्राफ कैसे ग्राफ को कहते हैं, जब एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस के लिए अगर कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो वी कैन से दैट इट इज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ. So here we have the one disconnected graph and we need to find out the adjacency matrix of this given graph. Got it? So first you have to check how many number of vertices are there. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हमारे पास में वर्टाइसेस हैं इस डिस्कनेक्टेड ग्राफ में। तो जितने वर्टाइसेस होंगे उतने क्रॉस इतने की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो आप देख सकते हो कि ये 13 क्रॉस 13 की हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पे बना ली। अब दूसरा जो काम हमें करना है वो डायगोनल वैल्यूज को डायरेक्ट जीरो कर देना है। इट मींस देखिए, अगर सेल्फ लूप नहीं है, सेल्फ लूप होने का मतलब क्या है कि अगर ये ए से ए के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट करता तब तो हम यहाँ पे सेल्फ लूप की वजह से इसको हम बंद कर देते, लेकिन चूंकि अगर कोई सेल्फ लूप नहीं है तो हमको हमेशा वैल्यूज क्या रखनी है, जीरो। और सेल्फ लूप का मीनिंग तो अगर यहाँ पे अपन अब इसको अगर ये हटा भी दें तो यहाँ पर मेन मोटिव ये रख के लेकर चले कि किन्हीं दो नोड के बीच में अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू जीरो है, और पाथ एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू 1 है। तो चूंकि ए से ए के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए वैल्यू जीरो है, बट अगर यहाँ पे कोई सेल्फ लूप होता तो वैल्यू 1 हो जाती। आगे चलते हैं। अब हमको कंपेयर करना है एक एक करके। सबसे पहले ए को पिक करना है और ए को कंपेयर, अच्छा ये जो टास्क होता है ये रो वाइज होता है ना कि कॉलम वाइज होता है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट को पिक किया ए को। अब ए को हमें कंपेयर करना है सारे कॉलम वैल्यूज से और ये देखना है कि क्या इनके बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है। अगर पाथ एग्जिस्ट करता है तो वैल्यू 1 लिखते जाएंगे और अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू 0 होगी। सबसे पहली बात करते हैं ए से ए के लिए। अगर ए से ए की डेफिनेटली कोई सेल्फ लूप नहीं है तो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है तो वैल्यू 0 है। ए से बी के लिए, अब यहाँ इस वापस ग्राफ में आइए, आपने देखा कि ए से बी के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है, तो अगर ए से बी के लिए पाथ एग्जिस्ट करता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू इसको 1 कर देंगे। नाउ वी विल चेक वेदर ए टू सी पाथ एग्जिस्ट, क्या ए से सी पाथ एग्जिस्ट करता। हमने देखा ए से सी कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है। देखिए पाथ तो एग्जिस्ट करता है कि ए से बी और बी से सी हम यहाँ मूव आउट हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है और जब भी एडजेंसी मैट्रिक्स बनाई जाती है, चूंकि यहाँ एडजेसेंट कीवर्ड लिखा हुआ है और एडजेसेंट का मतलब होता है कि कोई भी दो नोड आपस में इंटरकनेक्टेड हो वाया लिंक, डायरेक्ट लिंक। अगर वो डायरेक्ट लिंक के थ्रू इंटरकनेक्टेड नहीं है इसका मतलब वो एडजेसेंट नोड नहीं है। तो यहाँ चूंकि हम देख सकते हैं कि ए से सी के बीच में पाथ तो एग्जिस्ट करता है बट डायरेक्ट लिंक ना होने की वजह से यहाँ पे वैल्यू 0 होगी। Next we'll come to A to D. We'll check where is this D. So if we are not able to reach up to C, so that directly we cannot not reach up to D also. Okay. And now we'll check the E. A to E will check. So we are here and E is here. So we'll check, is there any direct path from A to E? Yes, of course, there is direct path from A to E. So we can say that there is value 1. Similarly, if we'll compare with the F, G and H, सी व्हाट हैपन, अगर मतलब एक क्लियर कट आपको आइडिया दे दूं कि ये जो हमारा इधर वाला जो सब ग्राफ है,
लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये कनेक्टेड नहीं है राइट हैंड साइड वाले सब ग्राफ से। सो व्हाट वुड बी हैपन इफ एनी नोड ऑफ दिस सब ग्राफ इज देयर that would not be connected with the any node of this subgraph, that is sure, okay? क्योंकि ये हम देख के भी बता सकते हैं। तो जब भी कभी बात आएगी इस पर्टिकुलर ग्राफ के किसी एक नोड की और उसकी इंटरकनेक्टिविटी हम कंपेयर कर रहे हो इस पर्टिकुलर ग्राफ के किसी भी नोड से, तो डायरेक्टली वैल्यू वी कैन राइट 0, बिकॉज डेफिनेटली वो वैल्यू 1 कभी होगी ही नहीं, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड ग्राफ है। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारे पास में कौन कौन से नोड बचे हुए हैं, लाइक जी को हमने कंपेयर कर लिया, एच को कंपेयर कर लिया एंड आई को कंपेयर कर लिया। नाउ दिस जे के एल एम आर दी नथिंग बट दी अदर, जो हमारा सब ग्रुप है, सब ग्राफ है, जो डिस्कनेक्टेड सब ग्राफ है उसके एलिमेंट्स हैं और इसके नोड्स हैं। दैट्स वाई वहां पे भी कनेक्टिविटी एवरीवेयर 0 है। गॉट इट? एक और इजी गोइंग वे तरीका है कि जब भी आप किसी नोड को पिक करो तो देखो आप कौन कौन से नोड आपके कनेक्टेड हैं उससे, केवल उस जगह पे वैल्यू 1 कर दो और बाकी प्लेसेस पे वैल्यूज हमको 0 कर देनी है। सिमिलरली विल गो थ्रू विद द बी अगेन, हम बी को चेक करेंगे। अब अगला काम हमको बी, अच्छा यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमको रो वाइज चेक करना है, तो फिर अब हम बी को कंपेयर करेंगे। बी को जैसा मैंने आपको इजी गोइंग तरीका बताया कि बी से कौन कौन से कनेक्टेड हैं, तो देखो अच्छा हमेशा ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो पहले हम कहाँ देखेंगे, सी को चेक करेंगे कि यस बी से सी वाली जो वैल्यू है उसको हम 1 कर देते हैं। तो हमने देखा बी से सी वाली वैल्यू को हमने 1 कर दिया। ओके, वन मोर थिंग इज देयर, चूंकि ये हमारा अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है कि बी से हमारा ए भी तो कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर मूव फॉरवर्ड जा सकते हो तो मूव बैकवर्ड भी आ सकते हो। तो आपने देखा कि बी से ए की भी जो वैल्यू है दैट इज आल्सो 1 ओवर हेयर। तो ये वैल्यू तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि अगर ए से बी का पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी से ए की भी वैल्यू हम 1 यहाँ लिख सकते हैं। अब आ रही है बात बी से सी अपन पाथ एग्जिस्ट करता है, बी से ई पाथ एग्जिस्ट करता है और बी से एफ पाथ एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा बी से और कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। तो बी से टोटल आपको 4 लिंक्स मिलनी चाहिए, बी टू ए, बी टू सी, बी टू ई, बी टू एफ। बी टू ए we have seen, बी टू सी we have seen, बी टू ई we have seen and बी टू एफ बी टू एफ we have created a one link over here, and rest of the places you will get all the values 0. Fine. Now we'll check the next row will come here. ठीक, तो अगर ये जो इस डायगोनल से नीचे की वैल्यूज हैं, ये डायगोनल से नीचे की सारी वैल्यूज एज इट इज जैसा ऊपर आ रही हैं वैसे ही है। तो आपको बेसिकली जो मेन कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है वो कैलकुलेशन की आवश्यकता पड़ती है इसके अपर एलिमेंट्स की, और लोअर एलिमेंट ऑलरेडी उसी हिसाब से चलते जाते हैं। जैसे अब हम सी की बात करें तो चूंकि ए से सी पाथ एग्जिस्ट नहीं करता था तो सी से ए भी कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड जिस तरीके से बी से सी पाथ था उसी प्रकार से सी से बी पाथ एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी है। नाउ न्यू पाथ अपन सर्व देखते हैं। अब सी की बात करता हूं तो सी से बी पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। न्यू पाथ की अगर हम बात करें तो सी से अपन कहां कहां मूव आउट हो सकते हैं। एक तो सी से डी मूव आउट हुआ जा सकता है, दूसरा सी से एफ मूव आउट, सॉरी सी से एफ मूव आउट हुआ जा सकता है, और सी से जी मूव आउट हुआ जा सकता है। इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं, वेट अ मिनट। ओके, सी से एफ पाथ एग्जिस्ट करता है। तो टोटल हमारे पास में 4 पाथ होने चाहिए। एक तो सी से बी ऑलरेडी है, देन सी टू डी, सी टू एफ एंड सी टू जी। सो लेट्स सी टू डी वी हैव, सी टू एफ वी हैव, सी टू जी वी हैव, एंड रेस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल गेट 0 everywhere. Got it? So these are the way through which we can create the adjacency matrix. Now we'll come to D. सो वेयर इज द डी, ओवर हियर। सो डी टू सी, अब देखा जाए तो डी टू सी वाला ऑलरेडी अगर ए सी टू डी पाथ एग्जिस्ट करता है तो डी टू सी भी पाथ एग्जिस्ट करेगा। तो देयर इज ओनली वन लिंक। अब इसके अलावा केवल एक ही लिंक होगी, डी टू जी। यहाँ हम देख सकते हैं केवल डी टू जी पाथ है, बाकी सारे प्लेसेस पे वैल्यूज 0 हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एडजेंसी मैट्रिक्स का क्रिएशन कैसे होता है। एंड नाउ मैं डायरेक्टली आ जाता हूं कि लेट्स सपोज दैट मैं जे को पिक कर लेता हूं। अब अगर हम जे की बात करते हैं, इस दूसरे सब ग्राफ की बात करते हैं, जे हमारा कहाँ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है। ठीक है, बाकी की वैल्यूज अपन इजी गोइंग वे पे ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। जे चूंकि हमारा अनदर सब ग्राफ है जो कि डिस्कनेक्टेड है हमारे लेफ्ट हैंड साइड वाले सब ग्राफ से, तो जे की जो कनेक्टिविटी है वो केवल और केवल एल एम और के ही साथ में होगी।
बट अगर कोई भी नोड यहाँ का आता है, इट मीन्स यहाँ का आने का मतलब क्या है कि ए से लेकर आई तक कोई भी नोड आता है, आई आई तक अगर हम बात करें यहाँ तक, तो सारी वैल्यूज आप एवरीवेयर देखोगे जीरोस होंगी। इस पर्टिकुलर लाइन के पहले तक जितनी भी वैल्यूज हैं आई जे और के लिए, वो सारी की सारी वैल्यूज क्या होंगी आपकी, इस पर्टिकुलर लाइन तक वो सारी वैल्यूज जीरो होंगी। तो यू कैन सी हियर कि ऑल दी वैल्यूज आर जीरो। जो भी कनेक्शन है वो बाद में ही कनेक्शन इस्टेब्लिश हुए होंगे। So if we'll see J, so J is connected with the K, J is connected with the L, J is connected with the M. So for the J will have the three connectivity. Here you can see K, L and M. Got it? And similarly फिर K, L और M की इन सब की connectivity find out की जा सकती है, और by this way we can create any adjacency matrix. So whenever you will go and write the code to create any graph, so what you have to do, you have to represent in the sense of matrix. अगर आप ये विजुअलाइजेशन करना चाह रहे हो कि नहीं, जब हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको विजुअलाइज कर रहे हो, हमको उसको डिस्प्ले करना हो कि ग्राफ में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो उसके लिए आपको मैट्रिक्स का यूज करना है। और मैट्रिक्स वो भी कौन सी, एडजेंसी मैट्रिक्स का यूज करना है। तो व्हाट यू डू, पहले आप अपना पेपर कॉपी में एक ग्राफ जनरेट कर लीजिए, और ग्राफ जनरेट करने के बाद में फिर उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ वेटेड ग्राफ भी एक है। अब जैसे हमारे पास में ये ग्राफ है, ये इसमें हमको इसका जो एडजेंसी मैट्रिक्स है इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, लेकिन ये एक वेटेड ग्राफ है। इससे पहले जो ग्राफ हमने देखा वो उसमें वेट्स वगैरह नहीं थे, उसमें कॉस्ट नहीं बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट बताई गई है, पाथ की लेंथ बताई गई है कि इफ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 5 to 3 और वी आर कमिंग बैक फ्रॉम 3 to 5, द कॉस्ट विल बी देयर एट 9, और वी कैन से दैट कि द पाथ लेंथ इज 9। मीन्स सी, इसको मैंने कहा ये आपको कि इसको अलग अलग शब्दों से, अलग अलग वर्ड से कॉल किया जाता है, लाइक कॉस्ट कहा जाता है समटाइम, समटाइम्स यहाँ पे हम उसको पाथ लेंथ कह रहे हैं, है ना। समटाइम्स टाइम भी इससे भी कंपेयर किया जाता है कि भाई इतना टाइम स्पेंड होगा यहाँ से यहाँ मूव आउट होने में, एनीथिंग, एनी यूनिट यू कैन पिक। So if it is a weighted graph, so then how we will represent the adjacency matrix? So अभी जब इससे पहले जब ये weighted नहीं था, तब हम वहां पे ये जो नोड नंबर्स हैं, जो नोड एलिमेंट्स हैं, या नोड का जो आइडेंटिटी है, उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे कि किन्हीं दो नोड के बीच में कोई कनेक्टिविटी है कि नहीं है उसको। अच्छा, इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी के लिए हम आइदर 1 यूज कर रहे थे या 0 यूज कर रहे थे। अगर कनेक्टिविटी है तो 1 अपन यहाँ पे लिख देंगे वैल्यूज, और अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो वैल्यूज को हम 0 लिख देंगे। लेकिन चूंकि अब यहाँ पे कॉस्ट वाली बात आ गई, तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा देखते हैं। तो सबसे पहली चीज, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितने नोड हैं, तो वी हैव सीन कि 5 नोड्स आर हियर, सो दैट्स व्हाई 5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स बना लीजिए। इसके बाद में स्टार्ट करिए, अब स्टार्ट फ्रॉम दी, हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट कर देते हैं। गॉट इट। अच्छा, इसमें कोई डेजिग्नेटेड नोड नहीं होता है कि वी कैन से दैट कि नहीं यहाँ तो 5 से स्टार्टिंग हुई, ऐसा कुछ तो होता नहीं। तो हम हमेशा ऑर्डर फॉलो करते हैं, लोअर से हायर की ओर मूव आउट होते हैं। तो पहले नोड की बात की जाती है। अब पहले नोड को हम कंपेयर करेंगे बाकी के सभी 5 नोड से। तो चूंकि 1 to 1 देयर इज नो पाथ, so that's why the value is 0. Got it? And there is no cost itself. इट मे बी पॉसिबल कि 1 से 1 की कोई सेल्फ लूप होता और वहां कोई कॉस्ट लिखी होती, तो हम वो कॉस्ट लेते हैं। अगर नहीं है ऐसा, तो फिर वो वैल्यू 0 ही होगी। नेक्स्ट वी विल चेक वेदर 1 to 2 कॉस्ट इज देयर। यस, 1 to 2 कॉस्ट इज देयर 5। सो 1 to 2 कॉस्ट इज देयर 5, सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे ये 5 मेंशन कर दिया। 1 to 3 कॉस्ट 3 है, तो दैट्स वाई 3 है। Then 1 to 4 cost is there, then 1 to 5 cost is there. So what you are going to see everywhere, what we are doing कि हम वहां पे 1 और 0 लिखने के बजाय यहाँ पे हम एक्चुअल में उनके बीच की जो विजिट की जो कॉस्ट है, उस कॉस्ट को यहाँ पे लिख रहे हैं। गॉट इट। तो यहाँ पे कॉस्ट मेंशन की जाएंगी। ठीक है। और बेसिकली वैसे हमें जो वैसे लिटरेचर में एडवांस वे पे जब हम जाते हैं तो नेगेटिव कॉस्ट भी आती है, लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस पे और मैक्सिमम टाइम पे जो कंसिडरेशन है वो कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव ही होनी चाहिए। और उसका रीजन ये है कि चूंकि इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इफ यू आर स्पेंडिंग एनी कॉस्ट ओवर देयर, इफ यू आर you know covering any length of the path, and if you are spending your time, so anything any unit if you will take, so it cannot be negative, it cannot be zero। इवन अगर आप एक छोटा सा टास्क भी करते हो तो आप उसमें यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हो।
इवन अगर आप एक कदम भी चलते हो तो आपने थोड़ी सी पाथ लेंथ कवर की। even if you are doing any certain task, so you are spending your cost, in the sense of energy or anything. so that's why जो ऐसा है कि मैक्सिमम प्लेसेस पे हमेशा जो कॉस्ट है वो हमेशा हमें पॉजिटिव ही लेनी चाहिए, नेगेटिव नहीं। लेकिन आगे कुछ एडवांस लिटरेचर्स में नेगेटिव कॉस्ट भी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कुछ डिफरेंस होते हैं जिनको हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जब एडा आप पढ़ोगे, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम, तो उसमें हम इसको स्टडी करेंगे। सो कम बैक टू हियर अगेन, कॉस्ट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वेटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे हमने देखा डायगोनल की सारी वैल्यूज 0 हैं, उसी हिसाब से बाकी फिर हम 2 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैंने इस पार्ट को रेड इसलिए मार्क कर दिया है क्योंकि यहाँ पे भी ये सारी वैल्यूज आएंगी। तो जस्ट लाइक इफ 1 to 2 पाथ इज देयर, सो 2 to 1 पाथ भी कॉस्ट भी होगी, दैट इज 5 ओवर हियर। सिमिलरली अगर देखा जाए तो 3 से 1 कॉस्ट तब होगी जब 1 से 3 कॉस्ट है, तो चूंकि 1 से 3 कॉस्ट 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। देन 3 to 2 cost would be there if 2 to 3 cost is there, 2 to 3 there is no cost, that's why here it would be 0. Then 4 to 1 cost will be there if there is 1 to 4, so that is 7 over here. 2 to 4 will check, yes of course 2 is here, 2 we can write. Then 4 to 3, so 3 to 4 will check, yes of course 6 is here, so that's why we can write 6 over here. Then similarly we'll go 5 to 1 cost is there, 1 to 5 is there, yes of course 1 to 5 is there, so we can write 12 over here. 5 to 2 will check, 2 to 5 is there, no there is 0, so that's why we'll write 0. Then 5 to 3, 3 to 5 is there, 3 to 5, yes of course it is 9, so we can write 9 over here. Then 5 to 4, तो 4 to 5 आप check कर लीजिए, 4 to 5 there is 0, so that's why we'll write 0. And this is the representation of weighted graph and adjacency matrix of weighted graph, we can say. Hope you understood. Let's talk about the complexity analysis of adjacency matrix. बड़े ही आराम से समझिएगा इसको, क्योंकि बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस होते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी में से ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को हमको अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात आती है कि डिटरमाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेसिफिक एज। अगर हमको कोई एज एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, उसको डिटरमाइन करना है, तो व्हाट वुड बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ऑब्वियस है, अगर वैल्यू 1 होगी तो वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वैल्यू 0 होगी तो एग्जिस्ट नहीं करती है। So how much unit amount of time we have taken? Only unit amount of time we have taken to check whether the value is 1 or 0. Okay, so that's why the time complexity would be theta of 1 to determine the existence of specific edge. नाउ कम टू द अनदर पार्ट, स्टोरेज कॉस्ट। टोटल कितनी स्टोरेज कॉस्ट लगेगी? तो जैसा भी अपन ने बात की कि टोटल n क्रॉस n की मैट्रिक्स में n स्क्वायर एलिमेंट्स होते हैं, तो ऑल n स्क्वायर एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए ऑल थीटा ऑफ n स्क्वायर हमारा स्टोरेज कॉस्ट होगी। अच्छा, इस स्टोरेज कॉस्ट में एक इशू क्या था कि इसकी जो स्टोरेज कॉस्ट है या स्टोरेज जितनी हमें आवश्यकता पड़ रही है उसको 75% कम किया जा सकता है। The cut cost by 75% और more by changing the types। हम कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइप लेकर आए कि जहां पर जो हमारे जीरोथ वैल्यूज हैं उनको ना लिखना पड़े, या फिर जो सिमेट्रिक वैल्यूज हैं उनको, उनसे मतलब अपन कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टोरेज की सेविंग की जा सकती है। देखेंगे कैसे की जा सकती है, आगे बात करेंगे। फाइंड, अब बात आती है अगले की, नेक्स्ट की बात करें, फाइंडिंग ऑल वर्टाइसेस एक्सेसिबल फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्टेक्स। किसी एक वर्टेक्स से कौन कौन से वर्टाइसेस एक्सेसिबल है उनको फाइंड करने में कितनी कॉस्ट कितना टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं कि अगर हमारा n नंबर ऑफ नोड्स हैं और किसी एक नोड से, हम फर्स्ट के अपन इसमें बात कर रहे हैं, और उस n नोड से बाकी के सारे जो हमारा n-1 नोड्स हैं सारे कनेक्टेड हैं, तो n-1 भी क्या हो गया, अब एक तरह से हम उसको n ही कंसीडर करते हैं। तो अगर हमें किसी एक नोड से बाकी के सारे नोड की कनेक्टिविटी चेक करनी है और सिंगल कनेक्शन में हमको यूनिट अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है और n यूनिट बाकी के एलिमेंट्स हैं, तो n यूनिट टाइम लगेगा, तो दैट्स व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज थीटा ऑफ n। नाउ टू ऐड और डिलीट एन एज, ऐड और डिलीट करना है तो ऑब्वियस है हम लास्ट में कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर हम
किसी भी एज को, किसी भी नोड को ऐड कर सकते हैं, तो इट विल टेक ओनली कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि नॉट इजी टू ऐड और डिलीट ए वर्टेक्स, थोड़ा सा आसान नहीं होता है. देन बेटर फॉर स्टैटिक ग्राफ स्ट्रक्चर, ये जो एडजेंसी मैट्रिक्स है, एडजेंसी टेबल है, ये स्टैटिक ग्राफ स्ट्रक्चर यानी जो चेंज ना हो रहा हो बार बार, उसके लिए यूज होता है. अदरवाइज क्या होगा कि जरूरी नहीं कि नोड कहीं भी ऐड हो, है ना. अगर नोड कहीं भी ऐड होगा तो आपका एडजेंसी मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाएगा. जरूरी नहीं है कि वो वहां पे लास्ट में जाके नोड ऐड होगा. तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है. Symmetric matrix for undirected graph, so half is redundant. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की वजह से हमने क्या देखा कि जो हाफ ऑफ द पार्ट है, जैसा मैंने कहा कि डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट हैं वही डायगोनल के नीचे के एलिमेंट होते हैं, एज इट इज कॉमन होते हैं. तो दैट्स वाई मैक्सिमम वैल्यू जो हाफ ऑफ द वैल्यूज होती हैं वो रिडंडेंट होती हैं. गॉट इट. तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हमने यहाँ पे देखे. और आगे चलते हैं. यहाँ पे वही डिसएडवांटेज जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टर ग्राफ लिया हुआ है. क्या डिसएडवांटेज अभी अपन ने बात की कि एक तो जो मैक्सिमम एलिमेंट हैं इसके आप देख सकते हो कि जीरो हैं, यानी कई सारी ऐसी एजेस जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं. डायरेक्टर ग्राफ में बेसिकली ये ज्यादा इशू होता है, क्योंकि फिर भी बाई डायरेक्शनल ग्राफ अगर हमारे पास में है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो वहां चलो 1 to 2 पाथ है तो 2 to 1 भी पाथ एग्जिस्ट करता है. लेकिन चूंकि अगर डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्शन है तो वैल्यू 1 है, डायरेक्शन नहीं है तो वैल्यू 1 नहीं है. दूसरी चीज जो मैंने आपको डायरेक्टेड ग्राफ के लिए और बोला था कि वो वंस आर्बिट्री पोजीशन पे होंगे, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि डायगोनल के ऊपर का जो पार्ट है वही एज इट इज डायगोनल के नीचे भी है. सिमेट्रिक नहीं है. गॉट इट. एंड सी यू कैन सी हाउ मेनी नंबर ऑफ एजेस बेसिकली वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग अप्रोक्सीमेटली 1 2 3. ओके. एंड इसी तरीके से उसके नीचे भी डिफरेंट डिफरेंट एजेस है, क्योंकि यहाँ पे बाई डायरेक्शनल तो है नहीं है. अब इस प्रकार के ग्राफ में आप देख सकते हो, अगर मैं इस डायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं, कि मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे जीरो हैं. अभी हम वंस को हटा देते हैं, अभी हम एजेस को हटा देते हैं, तो मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ जीरो हैं. तो फिर इनको स्टोर करने की क्या जरूरत है, इनके लिए अननेसेसरी मेमोरी वेस्ट करने की क्या जरूरत है. तो हमें मेमोरी सेव करने की आवश्यकता है. कैसे करेंगे मेमोरी को सेव. सो डिफरेंट अप्रोच है इसके लिए. रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है अप्रोच. सबसे पहले हम जीरो पे आते हैं. तो हम बेसिकली केवल और केवल क्या लिख रहे हैं, केवल केवल उन एलिमेंट्स को लिख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा, अगर जीरो हम नोड की बात करें तो केवल और केवल जीरो से जो जो कनेक्टेड है. उसी प्रकार से वन से जो कनेक्शन अवेलेबल हैं हमने उसको लिखा. इसी प्रकार टू से जो कनेक्शन अवेलेबल हैं हमने उनको लिया. थ्री से कोई कनेक्शन अवेलेबल नहीं था, हमने किसी वैल्यू को नहीं लिया. फोर से जो कनेक्शन अवेलेबल हैं, इस प्रकार से हमने केवल उनका रिप्रेजेंटेशन किया. तो यहाँ आप देख सकते हो कि हाउ मेनी स्पेसेस वे रिक्वायर्ड. Basically we required 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 and 22 unit of space we have taken. Only 22 unit. अब अगर मैं यही पिछले वाले पे जाऊं तो ये कितने क्रॉस कितने की थी. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 9 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स थी. और total space how much we have taken, 9 square. But here we have taken only 22 unit of space. So I think that kind of representation is much better than in the previous one. Got it. So this way we can save our storage in adjacency matrix. Got it. So it is the adjacency matrix representation, and in further part we'll see the next or other type of representation.